चलना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है नीड क्यों है, तो ध्यान से सुनिएगा। दरअसल में स्टूडेंट हुआ यह है कि अगर हम देखें इस ईयर के बाद से वर्ल्ड में, पहले मैं वर्ल्ड की बात कर ले रहा हूं और साथ ही साथ में आप इंडियन एस्पेक्ट भी ले सकते हैं। इंडिया में एक चीज बड़ी तेजी से ग्रो हुई जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसको ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था, इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है वो रियल मटेरियल में कन्वर्ट हुआ। तो जो रॉ मटेरियल है वो रियल मटेरियल में कन्वर्ट हुआ। और जब भी हम क्या करेंगे एस्पिरेंट, जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ब्रिटेन ने किया, यूके ने किया सबसे पहले, तो ये ले लिया यूके ने फर्स्ट किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उसने क्या किया, उसने फ्यूल लिया, और जो फ्यूल लिया एस्पिरेंट उसने लिया कोल, सॉलिड फॉसिल फ्यूल। और कोल की थोड़ी मोड़ी नहीं, मैक्सिमम अमाउंट लिया, ज्यादा मात्रा ली, ह्यूज अमाउंट लिया, मैक्सिमम अमाउंट लिया किस चीज का, कोल का। और अब यहीं से शुरुआत होती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की। तो दरअसल में कोल जो मैक्सिमम यूज होना स्टार्ट हुआ कब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। और कोल जब इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होगा तो कोल के ज्यादा बर्निंग से, ज्यादा यूज से CO2, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, इस तरह की जो, और एक और चीज हम ले लेते हैं एस्पिरेंट, हालांकि उसको अलग रखते हैं, SO2। अब SO2 अलग है, इसी वजह से मैं इसको इस तरह से मार्क कर दे रहा हूं। तो ये जितनी गैसें देख रहे हैं ये कोल के बर्न होने से या इग्निशन होने से बनी। तो ये जो बाकी गैसें आप देख रहे हैं एस्पिरेंट, ये सभी गैसें, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कौन सी गैसेस हैं एस्पिरेंट, ग्रीन हाउस, ये गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो लार्ज नंबर है वो एनवायरमेंट में आया। इतना तो क्लियर हो गया आपको। अच्छा, इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा ये चीज, ये क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन ये भी आई। अब प्रॉब्लम कि एक अगर कोल का ज्यादा मैक्सिमम यूज हुआ है तो ये गैसेस जो है ज्यादा आएंगी एनवायरमेंट में, और जब सल्फर डाइऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट में आई तो प्रॉब्लम शुरू हुई एस्पिरेंट, एसिड रेन और स्मॉग और एयर पोल्यूशन। इसी तरह से CO2 का ह्यूज अमाउंट जब एनवायरमेंट में आया तो स्टार्ट हुई प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। मीथेन के ज्यादा आने से सेम यही प्रॉब्लम, नॉक्स के आने से ओजोन डिप्लीशन और एसिड रेन जैसी प्रॉब्लम आई। मतलब कुल मिला के अगर हम कहें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का गिफ्ट मिलता है एनवायरमेंट को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, या इसी को हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या एनवायरमेंटल पोल्यूशन से या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा
कि एनवायरमेंट जो है, इन दोनों चीजों के कारण एनवायरमेंट जो है वो क्या होगा एस्पिरेंट? एनवायरमेंट होगा डैमेज। और एनवायरमेंट यदि डैमेज होगा तो फिर हमको ये चीज नहीं चाहिए, बल्कि इसका सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये चीज नहीं चाहिए, इसलिए कलर देखिए मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, ये चीज नहीं चाहिए, बल्कि हमको चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पहला क्वेश्चन, ये पहली चीज कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस या इस तरह की गैसेस एनवायरमेंट में आती हैं, जिस वजह से बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड है। पहला क्वेश्चन, व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो नेसेसरी टू डिसॉल्व, टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, इस बोर्ड की एक खासियत है एस्पिरेंट, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं क्या करूंगा, अलग होऊंगा, ये सब मिट जाएगा। तो थोड़ा सा आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, तो मैं साइड हो जा रहा हूं ऐसा। चलिए चले आगे। ठीक है, और क्यों जरूरत पड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल में है क्या, ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में ग्रीनरी थी, हमारी अर्थ में एनिमल थे और बेहतर चल रही थी चीजें, लेकिन सडनली दो चीजें आती हैं नेचर में। कौन कौन सी दो चीजें नेचर में आई हैं एस्पिरेंट? सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया, पहली चीज आई इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और दूसरी चीज आई ओवर पॉपुलेशन। अब देखिए, ओवर पॉपुलेशन की हेल्प से क्या हुआ, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आई है, ये आप समझ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो है वो ईवीएस प्रॉब्लम जनरेट हुई, है ना। ओवर पॉपुलेशन की वजह से, अच्छे से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नेचर के गिफ्ट हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं नेचर के गिफ्ट कौन कौन है? तो जो नेचर के गिफ्ट हैं, इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। ये नेचर के गिफ्ट हैं हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए। ये चीज जैसे प्लांट हो गया, मतलब फॉरेस्ट हो गया, एनिमल हो गए। अच्छा, एनिमल दोनों टाइप के हैं, एक तो वर्ल्ड लाइफ एनिमल है और दूसरा डोमेस्टिक एनिमल है, ऐसा। ठीक है, इसी में कुछ मिनरल्स हैं, जैसे मेटल हो गई, नॉन मेटल हो गई। इसी में और नेचुरल रिसोर्सेस जो गिफ्ट है नेचर का, उसमें कुछ फ्यूल हो गए, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऐसा। तो नेचर के गिफ्ट हैं, ये सब हमारे यूज के लिए थे, लेकिन जब ओवर पॉपुलेशन हुई, ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हुए। तो जैसे नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हुए, तो आपने इतना तो पढ़ा होगा एस्पिरेंट कि अर्थ में नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं ये लिमिटेड होते हैं।
ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब फॉर्म तो होते हैं लेकिन काफी लॉन्ग लास्टिंग टाइम में फॉर्म होते हैं। तो अब जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन होगी, निश्चित रूप में नेचुरल रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाएगा, तो प्लांट को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाएगा, एनिमल को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, फिर मिनरल्स को और फिर फॉरेस्ट को। और इस तरह से यूज भी ऐसा होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया जाएगा, तो जिसको बोलेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और जब जरूरत से ज्यादा इनको यूज कर लिया जाएगा तो इनका नंबर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो प्लांट का नंबर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, लेस। एनिमल का नंबर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, लेस। मिनरल्स और फ्यूल का नंबर धीरे धीरे होने क्या लगेगा, लेस। अब आप मुझे बताइए, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, नेचर के गिफ्ट थे, हमारे लिए थे, लेकिन ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमने काफी कम टाइम में इनको जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया, जिस वजह से आज इनका नंबर क्या हो गया, कम, और कुछ तो खत्म होने की कगार में आ पड़े हैं। मतलब एनर्जी क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है कुछ देशों को, और कुछ देश गुजरने वाले हैं। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का कहना है कि जो कोल है वो सिर्फ और सिर्फ इतने ईयर्स तक इंडिया में सरवाइव करेगा, इतने समय तक इंडियंस का साथ देगा, 150 ईयर्स। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है ONGC, इसका कहना है कि सिर्फ 50 ईयर्स तक पेट्रोलियम इंडियंस का साथ देगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 50 साल का पेट्रोलियम बचा है अभी कहां, बॉम्बे हाई में। तो चूंकि हमने क्या किया है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ज्यादा नंबर पीपल का आने से उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस को जरूरत से ज्यादा यूज किया, जिसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और इस वजह से इनका नंबर काफी कम हो गया या एंड हो गया। और इस तरह से अब जो है डेवलपमेंट है नहीं हो पा रहा है उतना बेहतर तरीके से। तो क्यों जरूरत पड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से नेचुरल रिसोर्सेस को जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया गया था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आई, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। ये क्वेश्चन है, एस्पिरेंट आंसर है, इस पर ध्यान रखिएगा। और दूसरा, ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ताकि नेचुरल रिसोर्सेस का लिमिटेड यूज हो, एटलीस्ट उतना यूज हो जितना इनको चाहिए है, और आने वाले फ्यूचर की जनरेशंस इन नेचुरल रिसोर्सेस को भी यूज कर सके, इनका उपयोग कर सके। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम को कम करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज फ्यूचरिस्टिक विजन के लिए किया जाए, ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहना है। याद रहेगा ये चीज? मैं साइड हो जाऊं, फोटो क्लिक कर सकते हैं आप, नहीं तो वो डिलीट हो जाता है। तो इस इमेज में आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये जो है आपको दिख रहा होगा बेटा जी, क्या दिख रहा है? अर्थ। अर्थ में आपको प्लांट्स, एनिमल, ये सारी चीजें हैं, ग्रीनरी थी, बेहतर था। लेकिन फिर ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से, जिसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, और इन एक्टिविटी की वजह से कहीं एसिड रेन, कहीं पोल्यूशन, कहीं ओजोन डिप्लीशन, कहीं वेस्ट डिस्पोजल, कहीं ओशियन एसिडिफिकेशन, वाटर क्राइसिस, डिजर्टिफिकेशन जैसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आई ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, मैन मेड एक्टिविटी की वजह से। तो इन एक्टिविटी की वजह से नेचर में डेवलपमेंट जो है वो दिक्कत और परेशानी में आ गया है। इसी वजह से इन प्रॉब्लम को किसी तरह से डिसॉल्व करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू यदि आगे बढ़ें तो ये प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन काफी कम आएंगी। मतलब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इन प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब यहां से आपका नॉलेज स्टार्ट होता है एस्पिरेंट्स। क्या स्टार्ट होता है आपका? नॉलेज। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं,
सामने एक लेडी का नाम आप देख रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो नाम। लेडी है बारबरा वॉर्ड। तो बारबरा वॉर्ड जो लेडी है, इन्हीं को लेडी जैक्सन भी कहते हैं। इन्हीं ने 1970 के टाइम पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म दिया था। 1970 के टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म्स किसने दिया था? बारबरा वॉर्ड ने। और इन्हीं बारबरा वॉर्ड ने कहा था, क्या कहा था कि जैसे कभी जरूरत पड़ने पर जो हमारे पास में, ये आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा हैंड सैनिटाइजर। तो हैंड सैनिटाइजर कितना होता है? बिल्कुल हैंड सैनिटाइजर को मानिए आप कि वो नेचुरल रिसोर्सेस है, और हैंड सैनिटाइजर की जो कवरअप है ये नेचर है। तो जैसे नेचर ने नेचुरल रिसोर्सेस को कवर कर रखा है, उसी तरह से ये प्लास्टिक बॉटल हैंड सैनिटाइजर की, इसके अंदर रियल सैनिटाइजर है, अल्कोहल है। और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को जितनी नीड होती है आप सिर्फ उतना ही प्रेस करते हैं। क्या आप जरूरत से ज्यादा प्रेस करते हैं? ये तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं नासमझी की वजह से। आपको जितनी नीड होती है आप उतना ही प्रेस करते हैं और फिर बाकी आप रख देते हैं। तो इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेस को भी हमको इसी के जैसे यूज करना है। जितनी जरूरत हो, जितनी नीड हो, जितने में आज हमारा प्रेजेंट सरवाइव हो जाए, जितने को लेकर हमारे आज का विजन कंप्लीट हो जाए, हमको उतने ही नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करना है। और नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? मिनरल्स, मेटल, नॉन मेटल। नेचुरल रिसोर्सेस कौन से हैं? कोल। नेचुरल रिसोर्सेस कैसे हैं? वुड। नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं वही मिनरल्स, है ना। नेचुरल रिसोर्सेस कौन है? प्लांट। नेचुरल रिसोर्सेस कौन है? वाटर। नेचुरल रिसोर्सेस कौन है? फॉरेस्ट। नेचुरल रिसोर्सेस कौन है? और आगे इनके बारे में फिर बहुत डिटेल है। तो हमको नेचर का जो गिफ्ट है नेचुरल रिसोर्सेस, उतना ही यूज करना है जितना हमारे लिए सफिशिएंट है, जितने में हमारा काम हो जाए। याद रहेगा। और इसको एक एग्जांपल से इन्होंने समझाया था, याद रखिएगा। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि हु गिव द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन विथ स्टेटमेंट या विथ वर्डिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा पर्सन का नेम है बारबरा वॉर्ड। इसी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म दिया। कब दिया? 1917 में। धीरे धीरे ये टर्म इनके कहने के बाद मान लो कहीं खो सा गया। फिर 80s में एक बार फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म फिर से आया। याद रखिएगा 70s में बारबरा वॉर्ड ने यह वर्ड दिया, लेकिन लोगों ने सिर्फ सुन के इस हाइपोथेसिस को भुला दिया। फिर 10 years आफ्टर ये वर्ड फिर से गूंजना शुरू हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म जो है ये पहली बार कब आया था, और ऑप्शन में 1970 ना हो तो आप 1980 टिक करोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन है कि हु गिव द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको बारबरा जो वर्ड है इसी लेडी को टिक करना है। 2 क्वेश्चन हो गए। याद रहेंगे ये चीज? पहला ये वाला क्वेश्चन और दूसरा ये वाला क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब इसी में जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहां गया था, कहां इसे एक्सप्लेन किया गया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया गया था, याद रखिएगा, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। देखिए टर्म किसने दिया था? बारबरा वॉर्ड ने। लेकिन फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको एक्सप्लेन किया गया, इसको बताया गया, कहीं राइट डाउन है ये, तो वो है ब्रटलैंड रिपोर्ट में। दरअसल में हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। ये एक पर्सन का आप इमेज देख रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं एस्पिरेंट्स। और ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कहां के प्राइम मिनिस्टर हैं आप खुद देखिए। ये प्राइम मिनिस्टर हैं नॉर्वे के, और इनका नाम है हर्लीन ब्रटलैंड। तो हर्लीन ब्रटलैंड ने 1987 में, अब ये 2 क्वेश्चन हो गए। हर्लीन ब्रटलैंड ने 1987 में एक रिपोर्ट बनाई।
क्योंकि उस रिपोर्ट की हेड यही थी, इसलिए इस रिपोर्ट को हम कहते हैं ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट, या इसी को शॉर्ट में हम ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ब्रटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट है ये इस ईयर में आई थी, क्योंकि उसके हेड हर्लिन ब्रटलैंड थे जो नॉर्वे के पीएम थे। 1987 में ये रिपोर्ट आई थी, है ना, ब्रटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी। और ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो निश्चित रूप में कुछ ना कुछ पेजेस की होगी, 100, 200, 300 पेजेस की होगी, लेकिन इस रिपोर्ट का पहला पेज ये था, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से आर्टिकल था। तो ब्रटलैंड कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसका पहला पेज जो था, याद रखेंगे, आवर कॉमन फ्यूचर, ये आर्टिकल था, ये पहला पेज था। और इसी आवर कॉमन फ्यूचर में ध्यान रखिएगा, ये आवर कॉमन फ्यूचर, इसी आर्टिकल में जब आप अंदर जाएंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट बताया गया, फर्स्ट टाइम। तो कोई वो साइड जहां पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हुआ मिला, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987, कौन से लेसन में, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, आवर कॉमन फ्यूचर। याद रहेगा ये चीज, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 100% क्वेश्चन बना लोगे। पहला क्वेश्चन ये लिखा रखा, मैं इसको रेड कलर में टिक करता हूं एस्पिरेंट। पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एस्पिरेंट कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब एक्सप्लेनेशन की क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसने बताया था। तो पर्सन कौन था जिसने सबसे पहले बताया था? 1917 में बारबरा वॉर्ड। लेकिन पहली बार किसी रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया गया, याद रखिएगा, तो ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी? ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। याद रखेंगे एस्पिरेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी। तीसरा क्वेश्चन, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में जो टाइटल था, जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इलेबोरेशन या एक्सप्लेनेशन, कौन सा आर्टिकल था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था? आवर कॉमन फ्यूचर। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और चौथा क्वेश्चन, ये आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इनिशियली यूज्ड। तो कब सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म यूज हुआ है? 1987 में। कौन से पर्सन ने यूज किया था? तो 1970 में वो लेडी ने किया था, लेकिन 87 में एक पीएम कर रहे हैं जो नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा, नाम है हर्लिन ब्रटलैंड। तो ये भी एक क्वेश्चन ही हो गया। तो देखिए एक पेज में कितने क्वेश्चन मिल गए आपको? 4 क्वेश्चन मिल गए। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और मजाल है आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो जितने टॉपिक मैं डील करूंगा आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, हर एक चीज आपसे बनेगी, हर एक चीज। और मैं 1 घंटे कम सोऊंगा, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज्यादा करूंगा, ज्यादा रियल कंटेंट लाऊंगा। तो अभी तक आपने देखा कितने आसानी से आपने सारी चीजें इजीली सीख ली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड किसने दिया, सबसे पहले कब आया वर्ड ये, फिर उसके बाद में किस रिपोर्ट में आया, किस ईयर में आया, कौन सी कमीशन में आया। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। कौन सा प्राइम मिनिस्टर मीन है इसके लिए, है ना। तो ये कितना आसानी से आप लोग ये प्रिपेयर करते चल रहे हैं। अब ये फिर 2 क्वेश्चन, ये फिर से 2 क्वेश्चन एस्पिरेंट। मुझे 3 दिन लगे हैं इस लेक्चर को बनाने में। सर ने कहा था कि सर भले टाइम ले लीजिए, लेकिन एस्पिरेंट को ऐसा मैटर दीजिए कि दिल खुश हो जाए उनका। तो मैंने 3 दिन की मेहनत के बाद हर एक लाइन में कोई ना कोई नॉलेज का फैक्ट डाला है, स्पेशली सीधा क्वेश्चन का आंसर ही डाला है। आप इसी को पढ़िए और यही आपको क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट जो है, इसी रिपोर्ट की वजह से आगे चल के ये टर्म बड़ा पॉपुलर हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जल्दी ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चीज के लिए जो ये रिपोर्ट थी, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो थी, इसने 1991 में एक अवार्ड को जीत लिया। तो सोचिए ब्रटलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये कब इसके बारे में अनाउंस किया था, इसके बारे में डिफाइन कब किया था? 1987 में। और मात्र आप खुद अच्छे से देख लीजिए,
4 साल में इस कमीशन की रिपोर्ट ने, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, इसने एक अवार्ड जीत लिया। उसका नाम है ग्रैमी वेयर प्राइज। तो ग्रैमी वेयर प्राइज यूनिक या नवाचारों के लिए मिलता है, नई हाइपोथेसिस के लिए मिलता है। तो ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में ही फर्स्ट टाइम बताया गया था कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो अर्थ में आ रही हैं या एनवायरमेंट की वजह से जो अर्थ डैमेज हो रहा है या ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है। तो कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को संभाला जाए, किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एकमात्र फाइनल कंक्लूजन है अगर अर्थ को बचाए रखना है, नेचुरल रिसोर्सेस को बचाए रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि जितनी भी एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है, चाहे वो एसिड रेन हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो, इसका सॉल्यूशन क्या है? आंसर है 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में जो टर्म दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस टर्म को इतना बेहतर भी डिफाइन किया गया था ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में कि उसको 4 सालों में जितने भी देशों के लोगों ने पढ़ा, उनको लगा यार हां, इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। और इसी वजह से ग्रैमियर अवार्ड जो है या ग्रैमियर प्राइज जो है, ये 1991 में जीत लिया गया इसी कमीशन की रिपोर्ट के थ्रू। ये है स्टूडेंट इसका पावर। याद रहेगा ये चीज? तो अब यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और क्वेश्चन क्या पूछा जाए एस्पिरेंट, ध्यान रखिएगा कि एनवायरमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम है उनसे बाहर निकलने का क्या तरीका है, तो आंसर है ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में बताया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू अगर सारे नेशंस आगे बढ़ेंगे तो ऐसा संभव है। अब मजेदार बात यह हुई कि अभी तक जो ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दुनिया के सारे देश वर्ड यूज कर रहे थे, उन्होंने जल्दी ही इसके एक्सप्लेनेशन को असल लाइफ में उतारने के लिए एक समिट बनाया जिसको कहते हैं अर्थ समिट। तो इस अर्थ समिट में याद रखिएगा जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई। एनवायरमेंट को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई, और ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये एनवायरमेंट में किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए कि एनवायरमेंट हार्म ना हो, इसी वजह से अर्थ समिट को इस नाम से भी जाना जाता है, जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। मतलब अर्थ समिट को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि अब अर्थ को या अर्थ के एनवायरमेंट को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं कि डेवलपमेंट हो और नेचर हार्म ना हो। या नेचर हार्म ना हो का मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कम ना हो या उनको किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही चीज बताई गई है कि नेचुरल रिसोर्सेस को आप किस तरह से यूज करो ताकि डेवलपमेंट आसान हो सके, डेवलपमेंट इजी हो सके। तो आया अर्थ समिट। तो अर्थ समिट कब हुआ? 1992 में। एक बार फिर से बताइए, 70 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज होना शुरू हुआ बारबरा लेडी के द्वारा, 80s में वो फिर से आया। फिर इसके जस्ट बाद में अगर मैं आपसे पूछूं 1987 माइलस्टोन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में ये वर्ड दिखा। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में ये वर्ड दिखा, पूरी दुनिया ने इस वर्ड को चाहा, सराहा। 1991 में इसको अवार्ड भी मिल गया एक। और नेक्स्ट ईयर जब अर्थ समिट हुआ तो उस अर्थ समिट में क्या हो रहा है अब आप खुद ही देख लीजिए। अर्थ समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है इसको मेन थीम बनाया गया। ये क्वेश्चन है एस्पिरेंट कि किस समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन थीम रहा। मतलब अर्थ को बचाने के लिए अर्थ समिट कब से स्टार्ट हुई है? 3 जून से कब तक चली? 14 जून तक।
लेकिन जिस शब्द के बारे में सबसे ज्यादा लोगों का फोकस रहा कि हम अपने अपने कंट्रीज में डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये मेन थीम किस समिट में रही? आंसर याद रखिएगा, अर्थ समिट याद रहेगा। और यही चीज आगे भी लिखी है कि जिसको मैं अर्थ समिट आप लोगों को बोल दिया, उसी को यह भी कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो याद करिए, यहां से लेकर यहां तक की जो वर्डिंग है, इसी को मैंने आपको यह बताया था, यह चीज लिखी है, देखिए जरा अच्छे तरीके से, और इसी को हम शॉर्ट में यह बोल देते हैं अर्थ समिट। तो अर्थ समिट में जो 1992 में हुई थी, मेन थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप आगे देख लीजिए, अर्थ समिट कहां हुई थी? तो ब्राजील में हुई थी, यह भी क्वेश्चन है। ब्राजील में कहां हुई थी? रियो डी जनीरियो में हुई थी, यह भी क्वेश्चन है। अर्थ समिट किस डेट से शुरू हुई थी, किस डेट को खत्म हुई थी और कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन है। तो सोचिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन थीम से इतने क्वेश्चन बनते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या? बन जाएंगी चीजें, इजीली याद भी हो रही होंगी आप लोगों को। अब सुनिए और मजेदार चीज, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, अभी मैं बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल रिसोर्सेस का इस तरह से यूज करें आप, मतलब जो पॉपुलेशन है या पीपल है वो लिमिटेड यूज करें, ताकि फ्यूचर में भी लोग नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कर सकें। ये बात या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले कौन से कॉन्फ्रेंस का बेस रहा या मेन थीम रहा? ऊपर चर्चा कर चुके हैं, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस। तो क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं पूछेगा कि मेन थीम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये किस कॉन्फ्रेंस में रही, तो वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सबसे पहले किस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देता है? तो रियो समिट में दिखाई देता है। अब वो चीज जो मैं आपको लास्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना, कोप 26, यूएनएफसीसी है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, इस तरह का चैप्टर था ना, सबसे लास्ट वाला चैप्टर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर इस चीज को अगर आप देख रहे होंगे, हिंदी में लिखा है, आप उसको हिंदी को गोली मारिए। मेन चीज देखिए, ये लिखा है अर्थ सम्मेलन या अर्थ समिट। कब हुआ था अर्थ सम्मेलन? 1992। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देखिए, अर्थ समिट में 3 गिफ्ट हैं वर्ल्ड को, या अर्थ समिट के ये जो हैं ये अचीवमेंट हैं। ये चीज अर्थ समिट के 3 अचीवमेंट है। कौन कौन से अचीवमेंट है? सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए यूएनएफसीसी लाया गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। आपको याद रखना है, यूएनएफसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए। और जैसे यूएनएफसीसी बनता है, तत्काल यूएनएफसीसी जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज कराता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का रिलेशन भी किससे है? क्लाइमेट चेंज से। 2 क्वेश्चन हो गए। अर्थ समिट में बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके लिए सीबीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए सारे देश आगे बढ़े, इसके लिए एजेंडा 21 लाया गया। और एजेंडा 21 जो है ये कब आया है? 1992 में अर्थ समिट में। दरअसल में अर्थ को बेहतर बनाने के लिए 21 फॉर्मूले दिए गए एजेंडा 21 में, कि कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं जिनके जरिए हम अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज कर सकते हैं और डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो 21 फॉर्मूले
एजेंडा 21 का मतलब है कि 21 तो नहीं, दरअसल में 17 या 18 फॉर्मूले थे वो, लेकिन उनको हम एजेंडा 21 कहते हैं। तो एजेंडा 21 जो है वो लाया गया, लेकिन एजेंडा 21 का सारी कंट्रीज ने ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। बस इसी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आना पड़ा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये एजेंडा 21 को रिप्लेस करके ही आए हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो 1992 में अर्थ सम्मेलन की वजह से एजेंडा 21 आया था। अब यही चीज मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। तो जो कहानी थी एस्पिरेंट, अब फाइनल ये कहानी है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में यहां से डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। आज हम यहीं तक इसका पहला पार्ट देखते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए यहां तक की, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटा है। जैसे शुरुआत करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ना, मैं यहां पर इसको 2-3 चीजें बताता हूं। ये जो लिखा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एस्टेब्लिश करी एक कमेटी, याद रखिएगा ये कमेटी एस्टेब्लिश करी है। किस चीज के लिए कमेटी एस्टेब्लिश करी है? ताकि एनवायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, और एनवायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ये कमेटी जो बनी है ये अर्थ समिट में 1992 में बनी है। जरा क्वेश्चन निकालिए एस्पिरेंट, कौन सा क्वेश्चन बनेगा यहां से? ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का एक आंसर है कि CSE कमेटी ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ध्यान रखिएगा, किस समिट में पास हुई? रियो समिट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो ये कमेटी है, कमेटी सस्टेनेबल, माफ चाहता हूं, कमेटी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसकी वजह से दरअसल में मॉनिटरिंग होगी। किस चीज की मॉनिटरिंग होगी? एनवायरमेंटल इश्यूज की मॉनिटरिंग होगी कि एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम ज्यादा तो नहीं है। मतलब याद रखिएगा, अर्थ समिट में एक दरअसल में कमेटी बनाई जा रही है जिसका नाम है CSE। इसी कमेटी के जरिए मॉनिटरिंग कराई जाएगी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की, और इसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एजेंडा 21 लाया गया, जिसको फॉलो करना हर देश को जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो अपने अपने एरिया को बेहतर बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि CSE लाने का मेन पर्पस है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को या एनवायरमेंटल इश्यूज को ओवरकम करना, जो अर्थ समिट से ही आई। और साथ ही साथ में एजेंडा 21 भी CSE के ही द्वारा लाया गया है। तो 2 क्वेश्चन हो गए इस पर। अब यहां जो चीजें लिखी हैं ये सारे क्वेश्चन हैं, हालांकि एक एक करके इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले UNFCCC का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, माफी चाहता हूं, ये दरअसल में एक ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी में जितने देशों ने पार्टिसिपेट किया उनको कोप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आज भी क्लाइमेट चेंज का कहीं पर आयोजन होता है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए अगर कहीं समिट होता है तो उसे नाम दिया जाता है COP, कोप, जैसे 26 कोप है ना। तो याद रखिएगा, कोप 26 दरअसल में क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। तो जितने देशों ने 1992 में रियो समिट के दौरान क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एग्रीमेंट में साइन किए, उसकी ट्रीटी को UNFCCC कहते हैं। मतलब UNFCCC दरअसल में क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस थी जिसके जरिए हम एनवायरमेंट की ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। जितने देशों ने सिग्नेचर कर दिए तो वो जो ड्राफ्ट है वो UNFCCC ट्रीटी वाला ड्राफ्ट कहलाया, और जितने देशों ने उसमें साइन किए वो कहलाया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आज भी UNFCCC ट्रीटी के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने वाले ही दरअसल में कंट्रीज हैं। तो कब आया UNFCCC ट्रीटी, कब अडॉप्ट हुई थी? 1992 में अर्थ समिट में। मेन फंक्शन क्या था? क्लाइमेट चेंज को डिसॉल्व किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। और अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं आ रहा तो आपको देखिए, ये अर्थ समिट या रियो समिट में इतने सारे गिफ्ट मिले हैं, जिसमें से मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपके एग्जाम में आता है, कि एजेंडा 21 जो है
ये किस समिट की देन है? आंसर है रियो। यूएनएफसीसी जो है ये किस समिट की देन है? अर्थ समिट। उसके बाद में सीबीडी जो है ये किस समिट की देन है ना? तो आंसर है रियो समिट। तो ये तीन चीजें मैं यहां पर मार्क कर दे रहा हूं, एजेंडा 21, सीबीडी, है ना, ये कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी है एस्पिरेंट, और ये यूएनएफसीसी। ये तीन आपसे पूछे जाते हैं कि किस सम्मेलन की वजह से, किस समिट की वजह से ये तीन चीजें आई थी। तो आंसर है अर्थ समिट। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 1997 में जापान में हुआ था, और इसके होने का या इस समिट के होने का मेन पर्पस था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, इनके नंबर को ओवरकम किया जाए। तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल दरअसल में एग्रीमेंट था जो यूएनएफसीसी ट्रीटी में जिन कंट्रीज ने सिग्नेचर किए थे 1992 में, वही 5 साल बाद फिर मिलते हैं जापान के क्योटो सिटीज में, और ग्रीन हाउस गैसों को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, एक क्योटो प्रोटोकॉल बनाते हैं। याद रहेगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यूएनएफसीसी किस वजह से आई थी, तो क्लाइमेट चेंज, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। कोई आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, तो आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। और अर्थ समिट में ही एजेंडा 21 को प्रमोट किया गया था, और एजेंडा 21 को प्रमोट करने का मतलब था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स हैं, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेस को लिमिटेड तरीके से यूज करें। इस तरह से डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किस समिट की वजह से, तो आप देख लीजिए एजेंडा 21 किस समिट की वजह से, रियो समिट की वजह से आया था। लेकिन सारे कंट्रीज पर, मैंने आपको बताया था, सारे कंट्रीज को एजेंडा 21 यदि फॉलो करते तो वर्ल्ड हमारा बेहतर हो जाता। लेकिन चूंकि ये नॉन बाइंडिंग थे, मैंने आपको बताया था यहां कहीं एक वर्ड था नॉन बाइंडिंग और वॉलेंट्री थे, मानना हो तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो। अब अगर कोई चीज वॉलेंट्री होगी और नॉन बाइंडिंग होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कुछ कंट्रीज जो हैं, बहुत सी कंट्रीज यूज नहीं करेंगे उन फॉर्मूलों का, और इस तरह से कोई मतलब नहीं रहा एजेंडा 21 का। लेकिन जब एनवायरमेंट और सीवियर हो गया तो 2015 में यूनाइटेड नेशन ने सीरियस लिया इस मुद्दे को और एजेंडा 21 को कैंसिल किया, और इंटरनेशनल लेवल पर SDG गोल्स आ जाते हैं। तो एजेंडा 21 को रिप्लेस करके ये आए SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और टोटल उनका नंबर कितना था, 17। याद रहेगा। तो ये जो लिखा हुआ है कि एजेंडा 21 जो है नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान, ये कब अडॉप्ट किया गया था, रियो कॉन्फ्रेंस में या अर्थ समिट में, कब, 1992 में। याद रहेगा ये चीज ऐसा। और इस तरह से यहां ये कहानी हमारी होती है कंप्लीट, मतलब इसका पहला सेगमेंट हमने एस्पिरेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब बारी किसकी है, अब बारी है इसके डेफिनेशन की। तो अब इसको हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपने इतना पढ़ लिया, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना, कुछ भी नहीं आना, बस इतने में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से हो चलेगी। लेकिन एक एक चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।